यूसीसी मुस्लिम का इशू नहीं है। मुसलमानों से पहले ये सबसे पहले ट्राइबल्स का इशू है और ये करप्शन का इशू है। ट्राइबल लैंड्स अडानी को देने के लिए मणिपुर जलाया जा रहा है। महमूद मदनी साहब ने एक जो मीटिंग की है जिसमें एमपीज़ को बुलाया, बहुत सारे लोगों को बुलाया, कितने आए या नहीं आए वो दूसरी बात है, कौन आए या नहीं आए उनके आरएसएस और मनुवादियों से और ज़ायनिस्ट फोर्सेस से क्या ताल्लुकात हैं, थोड़ा सा अगर सरफेस जो है खुद खुर्चा जाएगा तो सबके ताल्लुकात नज़र आ जाएंगे। क्या आप किसी ऐसे इंसान पे भरोसा कर सकते हैं जो 5 स्टार होटल में बैठ के इतना सीरियस इशू डिस्कस कर रहा है 2 घंटे में और चले गए उठ के खाना बढ़िया खा के वहाँ। हम जैसे कुछ लोग अब बोल रहे हैं तो बिल्कुल टोटल एक्सपोज ना हो जाएं, इसीलिए सिर्फ मुंह दिखाने के लिए ये इस तरह की बातें आप करने लगे हैं। हम लोग खुद ही प्रोटेस्ट करके संघर्ष करके हर मसले का हल ढूंढ लेंगे, संविधान बचाएंगे तो सब कुछ बच जाएगा ऑटोमेटिकली। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जिस तरह से गरमाया हुआ है, ख़ासतौर से मुसलमानों की अगर बात करते हैं, मुसलमानों में इस पूरे मामले को लेकर बेचैनी है। लेकिन जिस तरह से अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़रिए एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी 2 दिन पहले प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, और उसमें तमाम मज़ाहिब के लोग, अक़लियत के लोग शामिल हुए थे, जिसमें ईसाई भी थे। इसके साथ ही इस प्रोग्राम में तमाम माइनॉरिटी के लोग के अलावा कबायली लोग भी शामिल हुए थे और सरदार भी, धर्मगुरु जो है उसमें शामिल हुए थे, और ये कहा था कि हम आपके साथ हैं। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे देश में जो विपक्ष के नेता हैं उनसे भी मिलकर के एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब अभी तक ड्राफ्ट तैयार नहीं है तो फिर हंगामा क्यों किया जा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं एक तरफ बात उठ रही है। इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद ने भी जो मुस्लिम एमपीज़ हैं उनके साथ एक 5 स्टार होटल में एक बैठक की और उसके बाद प्रेस नोट जारी कर ये कहा कि हम भी इस पूरे मामले में एक राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर सोशल मीडिया में ये सवाल खड़ा हुआ कि जब इस काम के लिए एक बाकायदा मुसलमानों की जमात मौजूद है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो अलग से जमीयत को एफर्ट करने की क्या ज़रूरत है, उन्हीं के साथ मिलकर के कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा। महमूद साहब, यूसीसी का जो जिन है वो 2024 से पहले निकाल लिया गया है और मुसलमान अब काम पर लग गए हैं, उसको किस तरह से डिफेंड करना है, हालांकि अभी तक उसका ड्राफ्ट भी तैयार नहीं है, लेकिन तमाम जमातें एक्टिव हो गई। ड्राफ्ट कैसा हो ना हो, कानूनी पोजीशन क्या है ना हो ना नहीं है, उससे तो मतलब नहीं है ना यूसीसी का। यूसीसी का मतलब आरएसएस के कुछ मुद्दे रहे हैं, जैसे बाबरी मस्जिद रहा था, ज्ञानव्यापी मस्जिद रहा था, जैसे ट्रिपल तलाक रहा था, वैसे ही यूसीसी उनके मुद्दे आज से नहीं, ये 1947 के बाद से तुरंत रहे। तो अब मैं जिस बात को बार बार थोड़े कड़वे अंदाज में कहता था, मुझे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने और दूसरे लोगों ने समझाया और मैंने उनकी बात समझी भी और उस पर अमल भी करूँगा अब आगे से। तो ये जो हमारे आली जनाब इज़्ज़त माब और दामद बरकातहू मदनी चचा भतीजे साहब हैं और पर्सनल लॉ बोर्ड के सारे दामद बरकातहू और आली जनाब हैं सारे, और जमीयत उलमा हिंद और जमात इस्लामी, इस तरह की जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं, इनके इतने अहम काम रहे। लेकिन आजकल आरएसएस ने, बीजेपी ने और ज़ायनिस्ट ताकतों ने मिलकर इन्हें अपनी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस या ब्रदर ऑर्गेनाइजेशंस बना लिया है। तो ये लोग जो भी काम करेंगे, आरएसएस, मोहन भागवत और तेल अवीव जो डिसाइड करेगा ये वो ही करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो यूसीसी आए या ना लगे, इनसे इनको कुछ लेना देना नहीं है, इनकी कोई इस पर स्टडी नहीं होगी, इस पर कोई रिसर्च नहीं होगी। और दूसरी बात ये टेलीविजन्स पे जाएंगे, अगर देखिए, अगर सच में गलत ही सही, अगर अपने ईमान के पक्के हैं ये गलत काम ही करें, क्योंकि ये अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए तो जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं उसका आरएसएस को फ़ायदा होगा, बीजेपी को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर इनके दिल से ये बात निकल रही है आवाज़, तो एहतजाज करने का तरीका भारत के संविधान और कानून ने क्या बताया सबसे अच्छा? पीसफुल प्रोटेस्ट। वो नहीं करेंगे ये अभी जैसे मौलाना दामद बरकातहू महमूद मदनी साहब ने एक जो मीटिंग की है जिसमें एमपीज़ को बुलाया, बहुत सारे लोगों को बुलाया,
कितने आए या नहीं आए वो दूसरी बात है, कौन आए या नहीं आए, उनके आरएसएस और मनुवादियों से और ज़ायनिस्ट फोर्सेस से क्या ताल्लुकात हैं, थोड़ा सा अगर सरफेस जो है खुद खुर्चा जाएगा तो सबके ताल्लुकात नज़र आ जाएंगे कि कौन अतीक अहमद के टच में था और अतीक अहमद के आरएसएस के टच में। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता डिटेल में, लेकिन मीटिंग कहाँ हुई? ओबराय होटल में। ओबराय होटल की दो खासियतें हैं, एक वो दिल्ली के एक सबसे अच्छे 5 स्टार होटल्स में से एक है, उससे बड़ी खासियत यह है कि वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे बना हुआ है। जो हम जैसे ये जो रिस्पेक्टेड लीडर्स आरएसएस के सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं आजकल, या जिन्होंने अपनी तंजीमों को आरएसएस की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस बना दिया, ये उस जगह अपनी मीटिंग कर रहे हैं जो वक्फ बोर्ड की है, बनिस्बत इसके कि हम जैसे छोटे लोगों का साथ दें कि हम ओबराय होटल को वापस लें। ये उसी में एक ठप्पा लगा रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी भी ओबराय होटल में, यानी कि वक्फ बोर्ड का जो इस पर दावा है उसको, या वक्फ का जो दावा है उस पर कमज़ोर करने के लिए, और कोई होटल नहीं मिला। तो ये इनकी साजिश है, बड़ी है, और हो सकता है ओबराय होटल ने इनको वैसे ही दावत दी हो कि हम आपका फ्री में ही करा देंगे, या आरएसएस ने जो फंड अलॉट किया उन्हें उससे कराई हो, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। ये बता चुके हैं कि हम एहतजाज करते हैं इसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। तो ये बुनियादी तौर पे ईमानदारी से नहीं, बेईमानी से और आरएसएस का काम कर रहे हैं। जो इनको डायरेक्शंस मिलते हैं वही करते हैं, इसके अलावा इनको ज़्यादा ध्यान देना गलत होगा। हम लोग एक नया महाज, ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी का, और मुस्लिम कम्युनिटी का जो असली फ़र्ज़ है हमारे मुल्क के लिए और हमारी दूसरे कमज़ोर तबकों के लिए, उसके लिए जल्दी ही एक ऐलान करने वाले हैं। आप लोग देखेंगे कि एक जो मुस्लिम तंजीमें हैं जो आरएसएस की अब सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस बनाने की कोशिश इनके लीडर्स कर रहे हैं, और एक दूसरा असली जो ईमान वाले लोग हैं, जो जिनका ईमान चाहे पूरा हो, कच्चा हो, आधा हो, अधूरा हो, लेकिन वो सड़क पे उतर के अपनी बात रखेंगे, मजबूती से रखेंगे, चाहे गोली का सामना करने पड़े आरएसएस की और ज़ायनिस्ट ताकतों की, या जेलों का सामना करना पड़े। ऐसा महाज आप लोगों के सामने आएगा, और हम आवाम पे छोड़ते हैं कि वो किसको चुनेंगे, किसको नहीं चुनेंगे। ये बड़ा आरोप आपके ज़रिए लगाया जा रहा है इन तंजीमों के ऊपर कि आरएसएस के लिए काम कर रही हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है यूसीसी को लेकर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक मुहिम छेड़ी, जो लॉ कमीशन का जो ड्राफ्ट आया है उस पर जो आपत्तियाँ मांगी गई थी, कल आखिरी दिन था उसका, उसको लेकर जिस तरह से मुहिम चलाई गई, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें, जमीयत उलमा हिंद की बात करें, इन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त मुहिम चलाई, जिसमें देखने में आ रहा है कि 80 लाख से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर जो है अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराई हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग जो हैं उसकी मुखालिफ में हैं। देखिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये चिट्ठी लिखवाने का काम, सिग्नेचर कैंपेन कराने का काम, इसमें कुछ फ़ायदा होता है? कुछ आज से पहले फ़ायदा हुआ? तो ये आरएसएस कंट्रोल्ड ही इवेंट्स हैं सारे। कुछ 1 करोड़ लोग या 2 करोड़ लोग, मैं कह रहा हूँ 10 करोड़ लोग भी लिख के दे देंगे लॉ कमीशन को, आपको लगता है उससे ज़र्रा बराबर भी नागपुर को या तेल अवीव को? कोशिश तो है ना, मैं कह रहा हूँ ना, इससे कुछ ज़र्रा बराबर भी, इसीलिए मैंने शुरू में ही वो बात की। एक जो तरीका एहतजाज का हो सकता है जिससे फ़र्क पड़े, और जो हम लोगों ने, और जो ये सिस्टर, जो ये आरएसएस के जो महबूब लोग हैं और ज़ायनिस्ट फोर्सेस के महबूब लोग हैं, इनके रोकने के बावजूद सीए एनआरसी प्रोटेस्ट हुआ, पोलराइजेशन हुआ। कुछ दिल्ली का इलेक्शन आरएसएस आ रही नहीं आ रही, क्योंकि वो हम लोगों ने उसे मुस्लिम हिंदू बनने ही नहीं दिया, क्योंकि वो मुस्लिम हिंदू इशू ही नहीं था। उसी तरीके से यूसीसी मुस्लिम का इशू नहीं है, मुसलमानों से पहले ये सबसे पहले ट्राइबल्स का इशू है, और ये करप्शन का इशू है। ट्राइबल लैंड्स अडानी को देने के लिए मणिपुर जलाया जा रहा है, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मणिपुर आरएसएस और बीजेपी मिलकर जला रहे हैं खुद। ये साजिश है, उसको, उस इशू को अपने ऊपर ओंट लेना, मुसलमानों का इशू बना लेना, ये इनका रोल आरएसएस और ज़ायनिस्ट ताकतों ने तेल अवीव में बैठ कर डिसाइड किया है। कुरान शरीफ स्वीडन में पहली बार हिस्ट्री में परमिशन लेके जलाया गया। इनमें से किसी सिस्टर कंसर्न ने, किसी महबूब आरएसएस के जो और ज़ायनिस्ट ताकतों के, एक प्रोटेस्ट किया? पहली बार परमिशन लेके जलाए जाना और एक क्राइम करके जलाए जाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो ये, क्योंकि उस नैरेटिव को, ये कुरान को डाइल्यूट करने की साजिश में ये लोग शामिल हैं, ऐसा मेरा इल्ज़ाम है इन पे। और ये आके दुनिया के सामने डिबेट करें, आपके चैनल पे करें ना मुझसे डिबेट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये काम कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ माहौल बनाएंगे जिससे आरएसएस और बीजेपी को फ़ायदा हो। जिन लोगों को करना है
वो अपना काम कर रहे हैं और अब नए लोग सामने आ रहे हैं। हम लोग उनकी एक बड़ी जमात तैयार कर रहे हैं जो कुर्बानी देने का जज्बा रखेंगे। आज की तारीख में क्या आप किसी ऐसे इंसान पे भरोसा कर सकते हैं जो 5 स्टार होटल में बैठ के इतना सीरियस इशू डिस्कस कर रहा है 2 घंटे में और चले गए उठ के खाना बढ़िया खा के वहाँ पे? तो ऐसे लोगों पे भरोसा कीजिए जो सड़क पे, जो अपने एसी कमरे छोड़कर सड़क पे लाठियां और डंडे खा सकते हैं, उन पे भरोसा करना चाहिए। इन लोगों को तो बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए, वरना आप हमेशा धोखा खाएंगे। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यही तो कह रही है कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं, चाहे वो ट्राइबल्स की बात करें, चाहे वो ईसाइयों की बात करें, चाहे वो सरदारों की सिखों की बात करें, तमाम लोगों को एक साथ लेकर के एक मूवमेंट बनाया जाए और लड़ाई लड़ी जाए इसकी। तो उसमें परेशानी क्या है? उसी को लेकर भी मीटिंग भी रखी गई थी और फिर कॉन्फ्रेंस की गई। इस बात में देखिए, मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर हूँ, एक अदना सा मेंबर हूँ, ठीक। इस बात में पूरे मुल्क में किसी को इख्तलाफ है कि मेरा जितना नज़दीकी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी और ओबीसी कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी और बौद्ध कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से जितनी मेरी नज़दीकी है, शायद पर्सनल लॉ बोर्ड के किसी और मेंबर की नहीं है। वैसे ये डिबेटेबल इशू है, लेकिन इस पे मेरे ख्याल से आम राय बन सकती है, क्योंकि मेरा काम ट्राइबल्स और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए मुसलमानों से भी ज़्यादा है। और आज भी आप देख रहे हैं, हम बाहर अभी वही मीटिंग चल रही है, तो मुझे इस मीटिंग से बाहर रखा जाता है। मैं बेस्ट फेस होऊंगा ना पर्सनल लॉ बोर्ड का शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से बात करने के लिए, चाहे सिक्किम के लोग हो, नॉर्थ ईस्ट में हर एक स्टेट में मेरे लोग भी हैं जो मुझे मानते हैं और मैं उनका वकील भी हूँ। गोंडवाना गोमांतक पार्टी है जो ट्राइबल्स की वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी है कंट्री में, उसका मैं लीगल एडवाइज़र हूँ। तो जितने बड़े बड़े ट्राइबल लोग लीडर्स हैं उनका मैं लीगल एडवाइज़र या दोस्त हूँ, तो मुझे तो बात भी नहीं कर रहे। तो लेकिन कल मुखालफत करते हैं, क्यों बुलाएंगे आप? मैं मुखालफत इनके कारनामों की करता हूँ ना। अब मुझे जो नहीं बुलाया इन्होंने, तो आरएसएस के कहने पे नहीं बुलाया, मैं इनकी मजबूरी समझता हूँ, क्योंकि इनके सभी बाल बच्चों को जेल भिजवा देंगे, क्योंकि सभी 2 नंबर के धंधे करते हैं। इनका पहला और आज का शक्ल देख लो आप, पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं उनका बैकग्राउंड आप चेक करा लो, आज वो कितने पैसे के मालिक हैं आप चेक करा लो, सब पता लग जाएगा। और मैं डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहा हूँ ना, बने हुए 2 महीने हुए हैं। नहीं, तो जनरल सेक्रेटरी तो इतने सालों से थे, मतलब खरीद फरोख्त की दुकान तो लंबे टाइम से थी ना, लेकिन अभी आरएसएस के डायरेक्ट टच में आ गए। ये मेरी वैसे भी इनडायरेक्टली टच में थे, जो भी सरकार होती थी उसके मतलब गुलामी जी हुजूरी करने की कोशिश में ये मुब्तला रहते थे, लेकिन अब डायरेक्ट टच में आके पूरी ताकत से पर्सनल लॉ बोर्ड को एक तंजीम बना देना, आरएसएस की सिस्टर तंजीम बना देना, ये तो आपका ये कहना है कि अभी मुसलमान तो कुछ ना करें? इसलिए ये लोग सीरियस नहीं है। ये लोग सिर्फ आरएसएस और हम जैसे लोगों की, जो अम्बेडकरवादियों की लड़ाई हो रही है, उसमें ये ऐसा दिखना चाहते हैं कि ये लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी है या दूसरी अम्बेडकरवादी कम्युनिटीज है उसके गद्दार नहीं है। उसके लिए ये थोड़ा बहुत करेक्टिव एक्शन है। अगर इन्हें कुछ करना है, यूसीसी से पहले दूसरे बड़े मुद्दे हैं। आज दोनों मस्जिदों के ऊपर हमला हो रहा है। आज बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लोगों पर इतना बड़ा हमला हुआ है, उनको बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा नहीं लेने दी जा रही, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो ये आर्टिकल 25 को बचाने के लिए कोई मुद्दे पे आए है सामने, हम लोग तो लगा रहे हैं ना जान अपनी। तो अगर आर्टिकल 25 बचेगा, संविधान बचेगा, तो ये सब यूसीसी वगैरह तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा ना, लेकिन इन्हें वो करना नहीं है। इन्हें हर इशू को मुसलमानों का इशू बना के और इस तरीके से मुसलमानों का इशू बनाएंगे ताकि आरएसएस और बीजेपी को फायदा हो, वोटों की पोलराइजेशन हो। ये है बुनियादी बात, उसको हमारे आवाम को समझना पड़ेगा। मेरा ये मानना है। क्या चाहते हैं आप? मुसलमान बैठा रहे हाथ पे हाथ धर के? नहीं, मुसलमान तो बैठा हुआ नहीं है, मुसलमान तैयार है। और मैं समझता हूं कि बाकी जो पिछड़े वर्ग हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज, उनके साथ मिलके मुस्लिम आवाम तो तैयार है। ये सिर्फ बेड़ियां जो है ना आरएसएस की, ये तोड़ने की बात है, वो हम जल्दी तोड़ लेंगे। और आप फिर देखेंगे सबसे पहला हमारा इशू होगा देश बचाने का, देश का संविधान बचाने का। संविधान बचेगा तो सबके इश्यूज अपने आप बच जाएंगे, लेकिन ये संविधान बचाने की बात नहीं करेंगे, सड़कों पे आने की बात नहीं करेंगे। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, ये कभी सड़कों पे नहीं आएंगे, ये सिर्फ पोलराइज करेंगे। हम लोग सड़कों पे आएंगे अपनी जान हथेली पे लेके, देश बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और देश के हर कमजोर आवाम को बचाएंगे। संविधान की आपने बात की, इसी से मुतालिक मैं अलग टॉपिक पे बात करता हूँ। अभी आपने देखा कल ईडी का जो मामला सामने आया,
उस ईडी को एक्सटेंड कर दिया जाता है डायरेक्टर को, जिसको यह कहा गया था ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। उससे पहले आपने मुसलमानों के कई इश्यूज़ देखे। सुप्रीम कोर्ट शुरू में देखने में आता है कि कुछ सख्त लग रहा है, लेकिन बाद में वो कहीं ना कहीं अपनी ही बात को पलटता हुआ नजर आता है। तो कहाँ से संविधान बचेगा? हमें, मुझे लगता है दोबारा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी को मजबूत करने के लिए एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था, हम लोग अरेस्ट भी हुए। तो लगता है कि आरएसएस को जो हमने दवाई दी थी उसका असर कम हो गया, लेकिन इलाज वही है जैसे आपने देखा था। तब इनका शिकंजा कुछ सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी से थोड़ा ढीला हुआ था हमारे प्रोटेस्ट के बाद। तो लेकिन हमारे वसाइल, हमारी रिसोर्सेज लिमिटेड है, मेरी खुद की जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब हम दोबारा करेंगे, लेकिन अगर ये सब तंजीमें मिलके, देखिए मैं आज भी कह रहा हूँ कि सबसे आगे मैं रहूँगा। गोली चलेगी तो सबसे पहले मुझ पे चलेगी। ये लोग मेरे से पीछे तो रहे गोली चलने के टाइम पे। हाँ, जब ताकत मिलने का टाइम आए, वाहवाही लूटने का टाइम हो, या मुझको सबसे पीछे कर दें, लेकिन गोली चलना, लाठी खाने के लिए तो मैं सबसे आगे हूँ ना। ये भेजें, जो इनकी तंजीमों के मेंबर्स हैं वो बेकरार हैं हम लोगों के साथ आके प्रोटेस्ट करने के लिए, ये उनको रोकना ही बंद कर दें सिर्फ, तभी मसले का हल हो जाएगा। ये अपने घरों में रहें, ओबराय होटल में बुक करा लें कमरे, डोवाल साहब बुक करा देंगे इनका कमरा, या अमित शाह जी बुक करा देंगे, अडानी जी से कह के या किसी से भी, इनके सबके 5 स्टार होटलों में कमरे बुक करा दें। सिर्फ जो बंदिशें इन्होंने अपनी तंजीम के जो ग्रास रूट वर्कर्स हैं उन पे लगा रखी हैं हम लोगों के साथ ना आने की, वो बंदिशें हटा लें। हम लोग खुद ही प्रोटेस्ट करके, संघर्ष करके हर मसले का हल ढूंढ लेंगे, संविधान बचाएंगे तो सब कुछ बच जाएगा ऑटोमेटिकली। दिल्ली की 2 मस्जिदों को रेलवे ने जो नोटिस दिया है, उस पर हालांकि कल अमातुल्लाह खान का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया है। जहाँ तक बंगाली मार्केट का मामला है, आप भी आए थे, मैं भी था।